गुड मॉर्निंग। हेलो। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा शुरू करें। आप लोगों को लग रहा होगा कि फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई है ना? लग रहा है ऐसा? हेलो Yes, देवराज। sir. यस सर। बेटा लग रहा है ना कि ऑर्गेनिक खत्म हो गई? हाश। हाँ। नहीं रुको, की बाकी है ना। नहीं नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म बाकी है। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्योंकि हमने जीओसी और हाइड्रोकार्बन के सारे टॉपिक देख लिए हैं, तो अब हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, किसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आइसोमेरिज्म की डीपीपी में मिलेंगे, है ना? आप लोग उस समय मुझसे पूछते थे कि ये कैसे होगा, मैंने बोला अभी मत करना स्टेबिलिटी वाले सवाल। तो आज के लेक्चर के खत्म हो जाने के बाद आइसोमेरिज्म वाली डीपीपी निकालो, वहां से ये क्वेश्चन करना शुरू कर देना, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो बेटा शुरू करें। सबसे पहले हम देखेंगे केस 1, जिसमें सिर्फ एक कंपाउंड हो, सॉरी आई मीन एक कार्बोनिल ग्रुप हो, इन मोनोकार्बोनिल ग्रुप। बेटा ध्यान से समझना इन सब चीजों को, क्योंकि इसमें हर एक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल की अपनी अपनी स्टोरी होगी, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी की वजह से ये हो रहा है, यहाँ एच बॉन्डिंग की वजह से ये हो रहा है। तो सब समझ लेना एक बार ध्यान से, एक बार, ठीक है? अगर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OR, ठीक है? क्या इसके पास, अच्छा वो सारे कॉन्सेप्ट तो याद है ना, टॉटमेरिज्म कैसे करना है कि भूल गए? याद है सर। हाँ, क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन का नेबरिंग sp3 होना चाहिए। तो इसका मैंने टॉटामरिज्म करवा लिया। अब हर बार मैं ऐसे समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट टॉटामर बना दूंगा। तो इसका टॉटामर होगा ये डबल बॉन्ड COH, बराबर, और यहां पर R, कोई भी R ग्रुप। ये इसका कीटो फॉर्म है और ये इसका इनॉल फॉर्म है। अब यहां पर इनॉल फॉर्म काफी कम बनता है, 0.003% ही बनता है, 0.003%, क्योंकि ये यहां पर मोस्ट स्टेबल माना जाएगा। रीजन क्या है इसके? इसके रीजन है बेटा, नंबर 1, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज वेरी मच मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O एज वेल एज OH। एक बार देख लो, कीटो फॉर्म में जो C डबल बॉन्ड O है, उसकी बॉन्ड एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो उसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा। और यहां मैं लिख लेता हूं कहीं पर, और आप लोग भी समझ लेना, द ग्रुप हैविंग more bond energy are thermodynamically stable, thermodynamically stable।
अगर किसी ग्रुप की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही स्टेबल माना जाएगा। इस वजह से ये इस फॉर्म में जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो इसी फॉर्म में रहेगा, दैट इज नियर अबाउट 100%। अच्छा, आप लोगों को कितना परसेंट इनोल कंटेंट है, कितना परसेंट कीटो कंटेंट है, ये नहीं पूछा जाएगा, आपको बस स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। आपको ये बताना है कि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कि कीटो फॉर्म, कितना परसेंट इनोल बनेगा, कितना परसेंट कीटो बनेगा, वो आपको नहीं बताना है। हम सिर्फ स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आपको एक रफ आइडिया मिले इसलिए मैं परसेंटेज लिखता जाऊंगा साथ साथ, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे भी नहीं पता, अप्रोक्सीमेट। और बेटा दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि यहां चार्ज सेपरेशन भी अच्छा खासा है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ में अच्छा खासा चार्ज सेपरेशन है। तो ये दो रीजन की वजह से अगर मोनोकार्बोनिल ग्रुप है, अगर एलिफेटिक है और मोनोकार्बोनिल ग्रुप है, तो उसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। आई रिपीट, अगर मोनोकार्बोनिल ग्रुप मतलब अगर आपके सब्सटेंस में सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप है और वो एलिफेटिक है, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, तो उसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन तो के दो रीजन है, बॉन्ड एनर्जी और चार्ज सेपरेशन इन कार्बोनिल ग्रुप। बट अगर अगर यही कंडीशन आपको साइक्लिक फॉर्म में मिल जाए, जैसे कि यहां साइक्लिक फॉर्म है, यहां इनोलाइजेबल H है 4, इसका मैंने टॉटामेरिज्म करवा लिया और इसका इनोल फॉर्म बनता है ये इस तरह से, या तो डबल बॉन्ड यहां बना लो, तो ये परसेंटेज इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा। इसका परसेंटेज इनोल कंटेंट है लगभग 1.5%। हालांकि यहां भी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इनोल फॉर्म के मुकाबले। बट अगर कंपैरिजन पूछी जाए, अगर कंपैरिजन पूछी जाए कि इसका इनोल फॉर्म ये है और इसका इनोल फॉर्म ये है, तो इन दोनों में से कौन सा इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा भी पूछा जाता है। आप वो डीपीपी में देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मोर स्टेबल और मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल हैव मोर स्टेबल इनोल फॉर्म। और अगर मोनोकार्बोनिल है तो आपको टिक कौन सा करना है, साइक्लिक वाला। उसका रीजन क्या है, देखो अगर इसको मैं ऐसे आपको बताऊं तो ये स्टेबिलिटी के लिए रोटेट होगा, रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड। तो क्योंकि यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो इस मोलेक्यूल की एंट्रोपी बढ़ जाएगी और एंट्रोपी बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, बट जितनी रैंडमनेस ज्यादा हो, जितनी रैंडमनेस ज्यादा हो उतना ही मोलेक्यूल स्टेबल होता है। आप ही लोगों का एग्जांपल ले लो, आप लोगों की एंट्रोपी ज्यादा होती है कंपेयर टू टीचर, आप लोग तूफान मस्ती बहुत करते हो, तो उसी फॉर्म में आप स्टेबल हो। 1 घंटे की अगर ऑर्गेनिक क्लास लग गई तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। अभी ये 1 घंटे की ऑर्गेनिक की क्लास है, आप सब अनस्टेबल हो जाओगे। बट अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि क्योंकि कुछ रीजन की वजह से आज की क्लास कैंसिल हो गई, आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, स्टडी रूम से उठ के बाहर आ जाओगे, बाहर से सीधा नीचे चले जाओगे, दोस्तों यारों से मिलोगे, एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। और इस तरह की कोई एंट्रोपी हो जो रोटेशन की वजह से मिलती है, उसे गैरोस एंट्रोपी बोलते हैं, गैरोस एंट्रोपी। जस्ट फॉर नॉलेज, इसके ऊपर सवाल कभी नहीं आएगा। ये साइंटिस्ट था, उसने रोटेशनल एंट्रोपी के बारे में बहुत स्टडी की थी, गैरो, इसलिए उसको गैरोस एंट्रोपी बोलते हैं। बेटा मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में मैंने आपको दो बातें बताई, दो बातें, अगर एलिफेटिक है तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा, साइक्लिक है तो भी कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। बट एलिफेटिक का इनोल फॉर्म और साइक्लिक का इनोल फॉर्म, उनकी कंपैरिजन किया जाए तो साइक्लिक वाला इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू गैरोस एंट्रोपी। बोलो यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, चलिए केस 2, केस 2, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इन डाइकार्बोनिल कंपाउंड। बेटा यहां भी हम दो बातें करेंगे। पहली बात ये होगी कि ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पर हो, बोथ कार्बोनिल ग्रुप्स
आर ऑन एडजेसेंट पोजीशन। तो इसकी कुछ अलग ही बात है, इसकी स्टोरी कुछ अलग ही है। देखो, अगर दोनों कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर हो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C, तो क्योंकि यहां इन दोनों ऑक्सीजन की लोन पेयर की वजह से लोन पेयर रिपल्जन लगेगा। देखो, लोन पेयर का रिपल्जन लगेगा। तो रिपल्जन को कम करने के लिए ये मोलेक्यूल क्या करेगा, देख, ये मोलेक्यूल ना ऐसे रोटेट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। इस सिग्मा बॉन्ड को आप रोटेट कर लो, इसको ऊपर उठा लिया मैंने, इसको ऐसे मैंने ऊपर उठा लिया ताकि इन दोनों के बीच का लोन पेयर का जो रिपल्जन है वो मिनिमाइज हो जाए। तो अगर डाई कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब एक ही ऑर्गेनिक मोलेक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो वो रोटेट हो जाएंगे तो वो रोटेट हो जाएंगे और इस टाइप का मोलेक्यूल बनेगा। और उसके बाद अगर आपने टॉटामेरिज्म करवाया, देखो, अगर इसका आप टॉटामेरिज्म करवाओगे, यहां अल्फा एच है, यहां भी अल्फा एच है, आप चाहे किसी का भी एग्जांपल ले लो और किसी का भी इनोलाइजेशन करवा लो। मैंने मान लो इसका करवा लिया, डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड O। तो यहां उसकी स्टेबिलिटी को हालांकि कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, इसलिए वो C डबल बॉन्ड O फॉर्म में ही रहने की कोशिश करेगा। इसलिए वो C डबल बॉन्ड O फॉर्म में ही रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर दो कार्बोनिल ग्रुप है। अगेन बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा रहती है C डबल बॉन्ड O और OH के मुकाबले कि वो उसी फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा। तो इस केस में भी कीटो फॉर्म लगभग 100% मिलता है, लगभग 100%, और वो मिलेगा 10⁻³ या 10⁻⁴%, विच इज निग्लिजिबल। आई रिपीट, अगर अगर एडजेसेंट पोजीशन पर दो कार्बोनिल ग्रुप है तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से वो रोटेट हो जाएगा, और रोटेट हो जाने के बाद आप टोटामेरिज्म करवाओगे तो इनॉल फॉर्म बनने में उसको कोई ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ये कीटो फॉर्म में रहना ही पसंद करेगा। बट अगर साइक्लिक है तो कुछ और स्टोरी होगी। देखो, अगर इस केस में मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं, और बेटा ध्यान रहे, हालांकि इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बट फिर भी मैं एक बात बताऊंगा बाद में, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यहां भी लोन पेयर रिप्रेजेंट तो लगेगा जैसे वहां लगता था। अब बताओ, क्या बेटा ये रोटेट हो सकता है? नो सर। तो क्योंकि अब ये रोटेट नहीं हो सकता, तो ये अपने इनॉल फॉर्म में चला जाएगा, ये अपने इनॉल फॉर्म में चला जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ताकि लोन पेयर रिपल्सन खत्म हो जाए। एक मिनट, मैंने गलती कर दी। अल्फा एच यहां से लेता हूं मैं, तो अगर यहां अल्फा एच ले लिया, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां इंट्रामोलेक्युलर H बॉन्ड बन रहा है, इंट्रामोलेक्युलर H बॉन्ड बन रहा है। इसलिए अगर साइक्लिक डायोकार्बोनिल कंपाउंड है, साइक्लिक, तो क्योंकि वो लोन पेयर रिपल्सन को खत्म करने के लिए रोटेट तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो इनॉल फॉर्म में चला जाएगा, इसीलिए वो इनॉल फॉर्म में चला जाएगा। अबे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ताकि उसका लोन पेयर रिपल्सन भी खत्म हो जाए, ऊपर से उसको H बॉन्डिंग का सपोर्ट भी मिल जाए। तो यहां इस केस में इनॉल फॉर्म लगभग 100% मिलता है, जबकि ओपन चेन में कीटो फॉर्म लगभग 100% मिल रहा था। देखो, मैं यही बता रहा हूं, छोटे छोटे इतने वेरिएशन आएंगे ना कि एग्जाम में ये सब चीजें याद रहनी जरूरी है, कि अगर एक ही कार्बोनिल ग्रुप है तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल, बट अगर उसमें इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा अगर वो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड साइक्लिक है। अगर दो कार्बोनिल ग्रुप है, एडजेसेंट पोजीशन पर है, एलिफेटिक है, तो कीटो फॉर्म 100% मिलता है रिपल्सन खत्म करने के लिए। बट अगर दो कार्बोनिल ग्रुप है, एडजेसेंट पोजीशन पर है और साइक्लिक है, तो क्योंकि वो रोटेट नहीं हो सकते और उसको इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो 100% इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ध्यान रहे, ये सिर्फ 6 मेंबर तक पॉसिबल है।
अगर साइक्लिक रिंग 6 मेंबर की या ज्यादा से ज्यादा 7 मेंबर की, अगर ये साइक्लिक रिंग C5 और C6 तक की है तो, इससे छोटी है तो चलेगा, अगर इससे बड़ी रिंग है तो रोटेट हो जाएगा। ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अगर रिंग बड़ी है ना बेटा, अगर मान लो ये 8 कार्बनों की रिंग है और यहां दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिपल्सन है, तो ये रिंग ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी। ये रिंग ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी ताकि ये दूसरा वाला ऑक्सीजन उस तरफ प्लेन में चला जाए। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। रोटेशन के बाद पहले साइक्लिक रिंग में दोनों ऑक्सीजन इस तरफ है देखो, और यहां कोई भी रिंग लगी है, तो साइक्लिक रिंग भी ट्विस्ट हो जाएगी ऐसे, और ऑक्सीजन जो है वो सामने की ओर चला जाएगा। इतना सारा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो याद रखो। अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग है तब ये होगा, अगर उससे ज्यादा कार्बनों की रिंग है तब ये भी नहीं होता, तब सिर्फ कीटो फॉर्म ही रहेगा। तो अगर साइक्लिक है और एडजेसेंट पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है तो इनॉल फॉर्म मैक्सिमम। आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया कि यहां पर कार्बोनिल डबल कार्बोनिल ग्रुप हो, एडजेसेंट पोजीशन पर हो और 8 कार्बनों की रिंग हो या 9 कार्बनों की रिंग हो। बट फ्यूचर में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप में से कोई बच्चा आगे जाके केमिकल मतलब केमिस्ट्री में हायर स्टडीज करे, तो उस केस के लिए ये याद रखना, तब आपको मेरी याद आएगी। बराबर। तो एक और बायोलॉजी वाले बच्चे बेटा केमिस्ट्री के साथ ही रहते हैं 12th के बाद। 12th के बाद आपको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे मेडिकल में चले जाओ, चाहे फार्मेसी में चले जाओ, चाहे होम्योपैथी, चाहे आयुर्वेदी, चाहे बीएससी, कुछ भी कर लो, आपको केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई भी डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उसको मेडिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसमें केमिकल ड्रग मोलिक्यूल। एक और बात बताऊं, आपको भले ऑर्गेनिक पसंद ना हो, बट फ्यूचर में आप कहीं भी कोई भी लाइन पढ़ोगे, चाहे बीफार्म, बीएससी, एमबीबीएस, बीडीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, उन सभी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आने वाला है, कहीं पर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगा। आपको किसी के मोल निकाल के क्या करना है भाई। वैसे ही मैथ्स ग्रुप वाले जो आगे पढ़ेंगे उनको 12th के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, उनको सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना है। आपको सिर्फ बायोलॉजी, पहली प्रायोरिटी बायोलॉजी होगी, जो भी है आपकी जूलॉजी है, बॉटनी है, उसके साथ साथ ड्रग मोलिक्यूल को भी पढ़ना पड़ेगा। सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ोगे आप, सल्फर कंटेनिंग रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, उसमें आप पढ़ोगे जितनी भी मेडिसिन होती है उसमें नाइट्रोजन वाले रिंग ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब किसी भी बायोलॉजिकल कंपाउंड के साथ वो अच्छे से बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हेटेरोसाइक्लिक। तो उस समय ये सारी चीजें बहुत काम लगेगी। ऑर्गेनिक तो पढ़ना ही है। तो एक तो ये हो गया, बराबर। डबल बॉन्ड अगर एडजेसेंट हो, एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, सॉरी साइक्लिक हो। अब उसी में हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे कि अगर 1,3 डाई कीटोन है तो, अगर 1,3 डाई कीटोन है तो पहला केस कौन सा देखा, अगर 1,2 डाई कीटोन है, जैसे कि ये 1 ये 2, ये 1,2 डाई कीटोन, एडजेसेंट पोजीशन पर 2 कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा देखो 1 2, एडजेसेंट पोजीशन पर 2 कार्बोनिल ग्रुप, इसमें ओपन चेन में ऐसा होगा और साइक्लिक चेन में ऐसा होगा। पर मान लो एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है और एक पोजीशन छोड़कर है, तो क्या होगा। तो बेटा इस तरह के केस में बहुत सारे फैक्टर आपको चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं इसका इनोल फॉर्म बना लूं, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका जो कीटो फॉर्म है वो कम रहता है और इनॉल फॉर्म जो है वो ज्यादा रहता है, लगभग 78% रहता है इनॉल फॉर्म। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, AMG। फुल फॉर्म बताओ AMG का क्या है, AMG का फुल फॉर्म क्या है। आयुष,
आयुष पहले तो ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आदिल, यस सर। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। एएमजी का फुल फॉर्म नहीं पता आपको? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। रिद्धि, रिद्धि आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बोलो, एएमजी का फुल फॉर्म पता है आपको? खुशी, खुशी शाह। यस सर। एएमजी मतलब याद नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड्रिया, यस सर। एएमजी का फुल फॉर्म? नहीं पता। अरे बाप रे बाप। कर्तवी, सर नहीं पता। अरे बाप रे। जल्दी, नहीं याद है सर। अरे रे। सिमरन है? सिमरन, सिमरन नहीं है। प्रियंका, यस प्रियंका, सर। हाँ। एएमजी आपको भी नहीं पता? नहीं सर। अरे रे। सकीना, नहीं पता सर। अरे बाप रे। केसर, केसर माधवानी, यस सर। आपको भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन बाकी रह गए अब? वैसे तो बहुत सारे बच्चे बाकी रह गए, बट किसी को कुछ पता ही नहीं है। स्नेहा, यस सर। आपको पता है एएमजी? क्या कर रहे हो यार? रिवीजन करो, थोड़ा बहुत तो रिवीजन करो। आपको ऑर्गेनिक पसंद है नहीं पसंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट में अगर सिलेक्ट होना है तो करना तो पड़ेगा। और अभी 2 महीने में थक गए और 4 चैप्टर बाकी है ऑर्गेनिक के, कैसे निपटाओगे? ठीक से पढ़ाई शुरू करो यार। एएमजी मतलब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, जो दोनों तरफ से -M ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, जो दोनों तरफ से -M ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। मैं लिख देता हूं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है तो उस पूरे कंपाउंड की एक्टिविटी उसी के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतनी ही आसानी से वो हाइड्रोजन को डोनेट कर पाएगा, जिसकी वजह से टॉटामेरिज्म होता है। यहां इस केस में जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है वही आपका अल्फा कार्बन भी है। उसी अल्फा कार्बन पर से हाइड्रोजन के जाने के बाद इनोलाइजेशन हो रहा है। तो जितना एक्टिव मिथिलीन ग्रुप एक्टिव होगा, उसको एक्टिव करने वाले जितने अच्छे फैक्टर होंगे उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। प्रश्न हमारा यहां पर यह है बेटा कि क्यों इनॉल कंटेंट यहां ज्यादा रहता है? तो उसके एक नहीं बहुत सारे रीजन है। देखो, पहला रीजन है एच बॉन्डिंग। विथ 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, विथ 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। ध्यान से देखना, क्या ये कंपाउंड जो मैंने लिखा है वो यही है? चेक कर लो। CH3 C डबल बॉन्ड C C CH3, CH3 C डबल बॉन्ड C C CH3। फिर से देखो, फिर से देखो एक बार। यस सर। तो यहां H बॉन्डिंग होगी। देख, H बॉन्डिंग विथ 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। और बात याद रखो, याद रखने की बात है, सच में याद रखनी होती है। H बॉन्डिंग वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं, सही बात है,
बट H बॉन्डिंग वाले कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म बना ले वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर ऐसी क्लोज कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। दूसरी बात, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इनोल फॉर्म में कॉन्जुगेशन भी अच्छा खासा रहता है। देखो देखो यहां से शुरू करो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, वहां पे ऐसा कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। और तीसरा रीजन, आल्किन विथ 3 अल्फा H। एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि कीटो फॉर्म में अल्फा H की कोई बात नहीं है, बट यहां पर ये जो दो आल्किन है उसके पास 3 अल्फा H है। तो पहला रीजन H बॉन्ड विथ साइक्लिक रिंग, दूसरा रीजन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और तीसरा रीजन आल्किन के पास अल्फा हाइड्रोजनों की प्रेजेंस। ये 3 रीजन की वजह से इसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा रहता है कंपेयर टू कीटो फॉर्म। अब सवाल ये उठेगा, एग्जामिनर देखना कैसे सवाल करेगा, वो आपको ऐसे 4 ऑप्शन देगा इस तरह के और पूछेगा इसका इनमें से किसका इनॉल फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। आपको उन चारों का टॉटामेरिज्म करवा के इनॉल बनाना पड़ेगा और फिर उस इनॉल में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा वो चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में ये नहीं देगा वो डायरेक्ट। एग्जामिनर सवाल ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटो फॉर्म हैव मैक्सिमम स्टेबल इनॉल फॉर्म। आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटो फॉर्म हैव मैक्सिमम स्टेबल इनॉल फॉर्म। तो उसके लिए आपको ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की एक्टिविटी को चेक करना है। ध्यान रखना, अगर 1,3 डाइकीटोन है, एडजेसेंट कीटोन के बारे में बेटा मैंने बता दिया, बट अगर 1,3 डाइकीटोन है तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की एक्टिविटी कैसी है। एक और एग्जांपल देता हूं, समझो। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो इसका मैंने टोटामेरिज्म करवा लिया। तो क्योंकि ये वाला जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है वो पहले कंपाउंड के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि यहां एल्डिहाइड की -M ज्यादा स्ट्रांग होती है। पिछले वाले कंपाउंड में -M इफेक्ट स्ट्रांग थी, बट इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि इसकी प्लस आई लग रही थी। देखो -M यहां है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी यहां पर है। तो इसका इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है, लगभग 84% हो जाता है, जबकि ये कितना था? 76% था। नियर अबाउट, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूं बेटा, एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे हर एक मॉलिक्यूल के थोड़ी ना याद रहेंगे, बट फिर भी इसका इनॉल फॉर्म उस वाले कंपाउंड के इनॉल फॉर्म के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है। रीजन बताया मैंने आपको, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप लगा है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एडजेसेंट पोजीशन पर डाइकीटोन है वो बात मैंने कर ली, बट अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर है 1,3 और बीच में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है तो वो सारी स्टेबिलिटी के फंडे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के लगेंगे। वो कितना एक्टिव होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है इनॉल फॉर्म कितना स्टेबल बनेगा। तो यहां पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप उस वाले मॉलिक्यूल के मुकाबले ज्यादा -I वाला है, तो इसलिए ये ज्यादा इनॉल कंटेंट देगा। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो यहां पर ये है इस तरह से, और इसका मैंने टॉटामेरिज्म करवा लिया। आई एम सॉरी, हाँ इस तरह से। अब बताओ इनॉल कंटेंट पिछले जो कंपाउंड थे उसके मुकाबले ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हो। रीजन? तो फिनाइल ग्रुप आ गया। तो उससे -M बढ़ेगी कि कम होगी?
बढ़ेगी। माइनस माइनस एम नहीं चेक करना, यहां एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये बहुत ही अच्छा कॉन्जुगेशन है। देखो मैं आपको ये ऐसे करके बता रहा हूं, इस तरह से। एक मिनट जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। इतना भयंकर कॉन्जुगेशन आपने आज तक नहीं देखा होगा। भयंकर कॉन्जुगेशन बोल रहा हूं मैं, भयंकर। और ये भयंकर कॉन्जुगेशन की वजह से बेटा ये नियर अबाउट 94% मिलता है। इससे खतरनाक कॉन्जुगेशन कहीं नहीं। देख ले, मैं शुरू कर रहा हूं, देख। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। खतरनाक कॉन्जुगेशन। इतना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मैं एक्सटेंडेड नहीं सुपर एक्सटेंडेड लिखना चाहूंगा। हालांकि ऑर्गेनिक के लिटरेचर में ऐसा कोई वर्ड है नहीं, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं, सुपर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कहीं ऐसा कॉन्जुगेशन नहीं। नियर अबाउट 100% मिलता है ये इनॉल। देख तो सही कितना खतरनाक है। यहां से शुरू कर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। इसका कोई मुकाबला नहीं। इसकी स्टेबिलिटी लगभग एरोमेटिक कंपाउंड जितनी हो जाएगी। एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसकी स्टेबिलिटी इतना भयंकर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है कि वो लगभग एरोमेटिक कंपाउंड जितना स्टेबल हो जाएगा। अबे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो Yes, sir. ये मोलेक्यूल की ना स्टोरी को समझो। ये सारे इफेक्ट आप पढ़ चुके हो बेटा। इसलिए ये सारी चीजें जब मैंने आपको कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म पढ़ाया था तब मैंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। नहीं बता सकते थे क्योंकि उस समय आप मैच्योर नहीं थे इन सारी चीजों को समझने के लिए। क्योंकि अब आप जानते हो एरोमेटिसिटी क्या होती है, कॉन्जुगेशन क्या होता है। इसीलिए टॉटामेरिज्म की स्टेबिलिटी को लास्ट में पढ़ाया जाता है ताकि सब क्लियर हो जाए। एक तो ये इफेक्ट हो गई। देखो यहां कितने वेरिएशन हो सकते, कितने वेरिएशन बेटा। आप ना दिमाग आपका सोचना बंद कर देगा। इतने ज्यादा वेरिएशन हो सकते हैं यहां पर। जैसे कि यहां मैंने मान लो CH3 लगा दिया, इससे पहले एक और एग्जांपल लेता हूं, रुक जाओ। इसी में आपको थोड़ा वेरिएशन करके बता दूं, इसी तरह के मोलेक्यूल में। बेटा यहां मान लो एक्टिव मिथिलिन ग्रुप के साथ एस्टर जुड़ जाए, एस्टर, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। क्योंकि एक्स्टर का जो माइनस एम इफेक्ट है वो काफी पुअर है। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि यहां से प्लस आई इफेक्ट लग रही है तो ये उसको खींचने की क्षमता को कम कर देगा। C डबल बॉन्ड O की खींचने की क्षमता जो है वो यहां से खींचने की कोशिश करेगा और ये यहां से प्लस आई देगा। तो क्योंकि इसकी माइनस एम काफी वीक है तो इसका जो इनॉल कंटेंट होता है वो सबसे कम होता है। इसका जो बेटा इनॉल कंटेंट है वो 12 से 13% होता है बस। तो अगर आपको लीस्ट इनॉल कंटेंट पूछा जाए तो वीकेस्ट माइनस एम ग्रुप को निकाल लो। जिस मोलेक्यूल के पास वीकेस्ट माइनस ग्रुप होगा ना, वीकेस्ट, उसका इनॉल कंटेंट काफी कम होगा, काफी कम होगा। अबे यार समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes, sir. आज के आज ये डीपीपी के क्वेश्चन देख लेना, हो जाएंगे अगर ठीक से समझ में आ गया है तो। आपको इन शॉर्ट ये देखना है, ये हर बार अगर एडजेसेंट पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O नहीं है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, पहली तीसरी पोजीशन पर, बीच में एक्टिव मिथिलिन ग्रुप की एक्टिविटी को चेक करो। जितना ज्यादा वो एक्टिव होगा उतना इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो यहां मान लो इस तरफ एस्टर लग गया तो उसकी माइनस एम इफेक्ट काफी वीक होती है तो उसका इनॉल कंटेंट भी कमजोर हो जाएगा क्योंकि ये इसको एक्टिव नहीं रख पाएगा। जिसके जैसे इसकी एक्टिविटी को लेस करने वाला एक कंपाउंड बता रहा हूं, जैसे कि मैं पहले बता रहा था आपको। अगर मान लो मैंने नीचे कोई एक प्लस ग्रुप लगा दिया, अगर मैंने यहां नीचे पर कोई प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी कम हो जाने का रीजन बेटा स्टेरिक हिंड्रांस है, स्टेरिक हिंडर्ड मोलेक्यूल है ये। बता रहा हूं कैसे, देखो
बराबर, ये इनॉल कंटेंट और ये कीटो, ये भी प्रतिशत प्रपोर्शन में देखे तो सिर्फ 10 से 12% ही मिलेगा अप्रोक्सीमेट। रीजन समझ लो, रीजन बेटा ये है। क्या था यहां पर, एक मिनट मुझे भी वो देखना पड़ेगा। CH3COH C डबल बॉन्ड C, CH3COH, हाँ यहाँ CH3COH C डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर भी CH3। इस मोलेक्यूल को बेटा चेक करो, यहां H बॉन्डिंग है। इस मोलेक्यूल को चेक करो, यहां पर देखो। एक काम करता हूं यार, आपको ना समझ नहीं आएगा, मैं ये पूरा जो सिस्टम है वो नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिख लेता हूं। देखो फिर से एक बार देखो। अगर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के नीचे मैंने एक प्लस आई ग्रुप लगा दिया और इसका इनोलाइजेशन करवाया, दैट मीन्स CH3COH डबल बॉन्ड C CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका इनॉल कंटेंट 10 से 12% रहता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन देखो, मैंने ये अभी ड्रॉ किया था वही बता रहा हूं। COH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां H बॉन्डिंग, इसके साथ CH3, ये डबल बॉन्ड C के साथ CH3 और ये C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। ध्यान से देखो, यहां हर एक sp2 कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है, हर एक sp2 कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है। तो ये स्टेरिकली क्राउडेड हो जाएगा, ये स्टेरिकली बहुत क्राउडेड हो जाएगा। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से उसको जो H बॉन्ड की स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। यहां उसको जितनी H बॉन्ड की स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, इसलिए उसका इनॉल कंटेंट कम रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और स्टेरिक क्राउडिंग की हद हो गई, इम्तहा हो गई स्टेरिक क्राउडिंग की। देखो बता रहा हूं सबसे भयंकर एग्जांपल, जैसे जबरदस्त एग्जांपल मैंने कॉन्जुगेशन का बता दिया, वैसे ही अगर जबरदस्त एग्जांपल में स्टेरिक क्राउडिंग का बता लूं, खतरनाक स्टेरिक क्राउडिंग, अगर मैं सब जगह पर टर्शरी ब्यूटाइल लगा लूं ना, तो ये इतना भयंकर स्टेरिक क्राउडिंग है कि H बॉन्ड बनने वाला है फिर भी ये इनॉल कंटेंट में जाएगा ही नहीं, 100% कीटो फॉर्म में ही रहेगा। ये हद है स्टेरिक क्राउडिंग की, इससे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग किसी मोलेक्यूल में नहीं होगा। आप चाहो तो इसका इनॉल कंटेंट बनाकर देख लो, देखो अब चेक करो मैं कैसे लिख रहा हूं। देखो यहां H बॉन्डिंग होगी, बराबर, यहां C डबल बॉन्ड C, यहां सिंगल बॉन्ड। ये देख, हर एक sp2 कार्बन के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल, हर एक sp2 कार्बन के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल। तो यहां H बॉन्डिंग बनने वाली है, बट फिर भी ये इतना भयंकर स्टेरिक क्राउडिंग है कि वो इनॉल कंटेंट में जाएगा ही नहीं। 100% कीटो फॉर्म मिलेगा यहां पर, 100% कीटो फॉर्म। ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की एक्टिविटी को नष्ट कर देगा, नॉट एक्टिव। अब इसको हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोल ही नहीं सकते। आप ये मत देखो कि अब यहां पे दोनों तरफ -I ग्रुप लगा है, नहीं, यहां -I ग्रुप के पास इतना स्ट्रॉन्ग +I ग्रुप लगा है कि ये इस ग्रुप की -M इफेक्ट को ही खत्म कर देगा, ये इस ग्रुप की -M इफेक्ट को ही खत्म कर देगा। तो अब ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप रहा ही नहीं, और अगर ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप रहा नहीं तो उसके ऊपर जो इनोलाइजेबल H है वो किसी काम का नहीं है, और अगर ये किसी काम का नहीं है तो ये इनोलाइजेशन से यहां H बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट होके इनोल फॉर्म बना ही नहीं पाएगा।
क्योंकि एक्टिव मिथिलिन ग्रुप की एक्टिविटी ही खत्म हो गई। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. तो देखो मैंने जैसे कहा हर एक मोलेक्यूल में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहां इनोल फॉर्म ज्यादा है, कहां कीटो फॉर्म ज्यादा है। इसके अलावा भी भयंकर सवाल आ सकते हैं, ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने एक पेपर में देखा था, अब तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं रहा यार, क्या था, हाँ, और इसका इनोलाइजेशन नहीं होता, नॉट इनोलाइजेबल, ये तो फिर नॉट इनोलाइजेशन, और यहां 100% इनोलाइजेशन। इसका 100% इनोलाइजेशन होता है, जबकि इसका इनोलाइजेशन होता ही नहीं। जरा 1 मिनट के लिए सोच के बताओ क्या रीजन होगा इसके पीछे? सर सेकंड में तो उसकी लोन पर रिपेल करेंगे, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रोटेट नहीं कर सकता। बराबर, ओके, सही बात, ये एक फैक्टर ठीक है। और ऊपर वाला क्यों इनोलाइजेशन नहीं शो करेगा? देखो मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, हाँ? यहां पर कितने अल्फा एच है बेटा? 2। मैंने किसी एक को रोटेट करवा दिया ऐसे, तो अगर इसका हम इनोल फॉर्म देखें तो इसका इनोल फॉर्म ये होगा, है ना? Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो ये इनोलाइजेशन शो नहीं करेगा। देख, क्या ये साइक्लिक है? हाँ। यस सर। कंप्लीट रेजोनेंस है? हाँ। हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, E1 हो गया, CRE, दैट इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। जबकि यहां क्या होता है देख, अगर यहां मैंने इस हाइड्रोजन को अगर ले लिया, यहां पे एक और आपको एरोमेटिसिटी की एक भयंकर बात बताता हूं, देखना। ये हाइड्रोजन को अगर आपने अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा OH, यहां डबल बॉन्ड। कान खोल के सुन लो, कान खोल के, अगर किसी साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ हो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ हो, तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ के नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ले लो और पॉजिटिव चार्ज रिंग पर बना लो, और उसके बाद उसकी एरोमेटिसिटी चेक करो। क्या कल ऐसे कंपाउंड को हमने एरोमेटिक कहा था कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और अगर नहीं भी पता तो देखो, कंप्लीट साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेंस भी होगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताए थे, कर्तव्य ने सवाल किया था मुझे, इसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताए थे हमने। ये कंप्लीट रेजोनेंस है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज ऑड नंबर, एंड CRO, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसलिए 100% इस डायरेक्शन में जाएगा, ये 100% इनोलाइजेशन शो करेगा। यहां एरोमेटिसिटी को चेक करने का एक और तरीका भी बताया मैंने आपको। कोई भी कंपाउंड, ऐसी कोई भी साइक्लिक रिंग जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ हो, कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर डायलेक्ट साइक्लिक रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ हो, तो पहले उस डबल बॉन्ड को तोड़ के रिंग के ऊपर चार्ज बना लो पॉजिटिव, और फिर उसकी एरोमेटिसिटी को चेक करो, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। हो जाएगा क्या? है ही, ये एरोमेटिक ही है। बेटा समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो भी ये पूछा जा चुका है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने कौन से पेपर में देखा था ये, बट था, ये पक्की बात है। एक और अच्छा सवाल बनता है यहां से, देखो, मतलब एग्जामिनर तो ना आप कुछ भी पूछेगा यार, कुछ भी, जो हमारे दिमाग में नहीं आता वो सब उनके दिमाग में आता है। जैसे कि ये एक कंपाउंड है, इसके 2 इनोलाइजेशन प्रोडक्ट होंगे। अगर मैं यहां से अल्फा H निकाल लूं, बराबर, और इसको बोल दूं प्रोडक्ट A,
तो यहां अल्फा एच निकालने के बाद उसका इनोलाइजेशन इस तरह से होता है, दैट इज प्रोडक्ट ए। और एक अल्फा एच बेटा यहां पर भी है, इसको मैं बोल दूं बी, और अगर बी को हटा दिया तो इनोलाइजेशन करने के बाद प्रोडक्ट ये बनती है, देखो डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी इनॉल है, ये भी इनॉल है, और ये भी इनॉल है। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉल इज मोर स्टेबल, ए बी, ए नियरली इक्वल टू बी, कैन नॉट से। अगर आपने ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया तो वो वाला इनॉल फॉर्म बनेगा, इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया तो ये वाला इनॉल फॉर्म बनेगा। दोनों इनॉल में से मेजर स्टेबल कौन होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब बताओ। बेटा यहां पर ये ए वाला जो है ना वो ज्यादा स्टेबल रहता है। रीजन देखो, एक तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है ना, हाँ या ना? यस सर। तो बेटा sp3 कार्बन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 10928। और अभी इस कार्बन का एंगल कितना है? 60 डिग्री, देखो है ना। अबे बेटा यहाँ एंगल देखो इसका कितना है, 60 हाँ 60 सर, 60। हाँ, तो कितना होना चाहिए था? 10928। कितना है? 60। मतलब ये ऑलरेडी तनाव में है, यहाँ ऑलरेडी एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। और अगर आपने ये फॉर्म करवा लिया तो अब ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया? sp2 कार्बन हो गया, सॉरी। और sp2 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120। और कितना है? 60। तो एंगल स्ट्रेन और बढ़ गया, ये तो और तनाव में आ गया। इसीलिए इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस कार्बन को sp2 नहीं करना है। याद रखना, 3 मेंबर की जो रिंग होती है ना वो डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश ही नहीं करेगी। 3 मेंबर की रिंग डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि एंगल स्ट्रेन वैसे ही खराब है, ऊपर से और खराब हो जाएगा। sp3 है, 109 होना चाहिए, आपने डबल बॉन्ड बना के sp2 करके 120 वाला कर दिया। अब रिक्वायर एंगल कितना है? 120। और है कितना? 60। बेटा 2020 की जो आईपीएल चल रही है उसमें नीचे लिखकर आता है ना, रिक्वायर रन रेट 10, एक्चुअल रन रेट 6। तो जितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही जो फील्डर है, जो बैट्समैन है फील्डिंग बैटिंग कर रहा है, उसके ऊपर टेंशन ज्यादा होगा कि मैं वो रन रेट को कैसे अचीव कर पाऊंगा अब। बट एंगल जितना सही है उतना मोलेक्यूल स्टेबल रहेगा। अब ये आइडिया एग्जाम में आना, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, फिर भी 1 साल बाद आपको ये आइडिया दिमाग में नहीं आएगा। तो ये जरूरी है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्वेश्चन को देख के सही अप्रोच याद आना चाहिए एग्जाम के समय। अभी तो मान लो आ जाएगा, उसके लिए एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करो, बार बार उसको रिवाइज करो, फेयर बुक को बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। इनऑर्गेनिक पढ़ने बेटा, एक्चुअल में आप लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पता है? एक्चुअल में आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप। ऑर्गेनिक को फिजिकल से कहाँ कोई लेना देना है, उसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, फिजिकल की तैयारी करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। इनऑर्गेनिक में पढ़ाई करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। फिजिकल में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़े बार बार। इनऑर्गेनिक को जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे, जितनी बार रटोगे, मैं तो ये कहूंगा, भले ये वर्ड बहुत ही गलत है रटना, इनऑर्गेनिक की टेक्स्ट बुक से आपने जितनी बार वो चैप्टर जितनी बार ज्यादा पढ़ा होगा उतने ही नंबर आने की चांसेस ज्यादा है। बट ऑर्गेनिक में स्पार्क चाहिए, स्पार्क। वो क्वेश्चन को देख के तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ कौन सा अप्रोच लगेगा। तीनों ही अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं, और चाहे पसंद हो चाहे ना हो, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे 12th में आते आते आप लोगों, मतलब आप मान लो क्लास में टोटल 36 बच्चे हैं, उनमें से आधे बच्चे ये कहने लगेंगे कि ऑर्गेनिक नहीं आती,
और आधे बच्चे ये कहेंगे नहीं सर ऑर्गेनिक इज मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। सिर्फ 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं ऑर्गेनिक में, या तो समझ में आती है या तो नहीं आती। फिजिकल में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आता है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, एसपी ब्लॉक आता है, बॉन्डिंग नहीं आती, पीरियोडिसिटी नहीं आती, डी ब्लॉक आता है। तो फिजिकल में ऐसा नहीं है, वो फिजिकल में जितने भी चैप्टर है उनमें से किसी ना किसी चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और किसी 1-2 चैप्टर में नहीं आएगा, वो सीधी बात है। बेटा ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि केमिस्ट्री में पूरे 30 में से 30 चैप्टर में सभी में आपको कॉन्फिडेंस हो। 4-5 चैप्टर तो ऐसे रहेंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट ऑर्गेनिक में चैप्टर नहीं होता, ऑर्गेनिक पूरी ऑर्गेनिक है, या तो सब आता है या तो कुछ नहीं आता। जीओसी से लेकर पॉलीमर तक सब आता है, या तो जीओसी से लेकर पॉलीमर तक कुछ भी नहीं आता। और फिर जब बोर्ड की एग्जाम वाले भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे, तो धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगेगा, फिर ऑर्गेनिक से नफरत होने लगेगी। और एग्जाम की 1 महीने पहले और 2 महीने पहले ऐसी हालत हो कि आपको सब्जेक्ट से नफरत होने लगे, उससे बदतर स्थिति कोई नहीं हो सकती। बहुत ही खराब सिचुएशन में हो जाओगे आप। पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, रिवीजन करो। अभी अगर किसी बच्चे को टॉटामेरिज्म कैसे हुआ ये भी पता नहीं है, तो वो तो बहुत ही दुख की बात है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। देखो, कंप्लीट रिवीजन। यहां बेटा एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप हो, हालांकि चलो वो मुझे नहीं कराना अभी, कि करा दूं? करा दो। तो सर चलो ठीक है। देखो इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज प्रेजेंट, then COO and OH will exchange their position. Will exchange their position. देखो बेटा एग्जांपल लेता हूं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या, जिसमें अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हो। जैसे कि देखो ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CH3, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप की अल्फा पोजीशन ये है, उसी के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के केस में ये दोनों ही अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज कर लेंगे, कैसे एक्सचेंज करेंगे बेटा, देख ये हो जाएगा CH3 CHOH C डबल बॉन्ड यहां और CH3 यहां। बेटा ये पोजीशन एक्सचेंज हुई है, पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहां से देखो तो ये सेम दिखेगा, और अगर यहां से देखो तो भी मोलेक्यूल तो सेम ही दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोटॉप लेबलिंग कर लेते हैं। इस कार्बन को मैंने ले लिया है कार्बन 14, ये कार्बन जो है वो कार्बन 12 वाला नहीं लिया मैंने, कार्बन 14 ले लिया। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई पोजीशन चेंज हुई। पहले कार्बन 14 के साथ अल्फा OH लगा था, अब वहां कार्बन 14 के साथ COO लगा है, मतलब पोजीशन चेंज हुई। क्यों हुई, इसका कीटो फॉर्म बना के देखो, पता चल जाएगा। इसका इनॉल फॉर्म, आई एम सॉरी, COH ऐसे बता रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर कार्बन 14। यहां से आप सीधे यहां जा सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से देखना। आपने जिस हाइड्रोजन को यहां से शिफ्ट करवा के इस ऑक्सीजन पर लगाया है, तो उसी हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा के आप वापस ये स्ट्रक्चर ले सकते हो, यहां से लेके यहां तक। क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल है, तो जितना ये हाइड्रोजन का ऊपर जाने का चांस है, उतना ही ये हाइड्रोजन का भी ऊपर जाने का चांस है। तो ये ऐसे हो जाएगा, देख अगर इस हाइड्रोजन को मैंने यहां ले लिया तो यहां डबल बॉन्ड हो, और ये डबल बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, देख ले। और अगर ये हाइड्रोजन को मैंने अंदर ले लिया, C डबल बॉन्ड O यहां पर और फिर CH यहां पर, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि यहां जो इनॉल फॉर्म बनता है
उसमें दोनों ही हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, तो दोनों हाइड्रोजन का वापिस जाना 50-50% होता है। ये हाइड्रोजन भी यहां से लेके ये स्ट्रक्चर बना ले और ये यहां से लेके ये स्ट्रक्चर बना ले, तो अगर ये स्ट्रक्चर बन गया तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और ये तो था ही। तो ये होता है थ्रू इनोलाइजेशन। मैंने तीनों जगह पर डबल साइड एरो लगाया है, देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। तो यहां कीटो इनोल टॉटामेरिज्म में जो दो इनोल कंटेन मिलते हैं वो दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे। अबे समझ रहे हो कि नहीं? यस यस सर। चलो 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 चलो, इसीलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो टॉलेंस वाली रिएक्शन देते हैं, टॉलेंस वाली। टॉलेंस टेस्ट जो होती है ना, टॉलेंस, वो आगे पढ़ेंगे हम। टॉलेंस टेस्ट जो होती है वो होती है सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड, नॉट फॉर कीटोन। बट आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे, बायोलॉजी में आपने पढ़ लिया क्या बायोमोलिक्यूल? यस सर यस तो सर। बायोमोलिक्यूल Yes, में, sir. बायोलॉजी में फ्रुक्टोज आता है, फ्रुक्टोज। यस सर यस सर तो फ्रुक्टोज जो है वो टॉलेंस टेस्ट देता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो टॉलेंस टेस्ट देता है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पता है आपको? टेक्स्ट बुक में कैसे दिया है बायोलॉजी में? उसमें फिशर प्रोजेक्शन में दिया है क्या? नो सर अच्छा, ऐसा नहीं है? नो। कोई नहीं, तो अभी इसकी बात रहने दो। आप जो फ्रुक्टोज पढ़े हो ना बायोलॉजी में, वो फ्रुक्टोज जो होता है वो टॉलेंस टेस्ट देता है। क्या रीजन है उसका? क्योंकि उसमें टॉटामेरिज्म के बाद एल्डिहाइड बनता है। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन ही एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। अल्फा कार्बन जिसके ऊपर इनोलाइजेबल H है, वो ऐसा कार्बन है कि जिसी के ऊपर OH ग्रुप लगा है। तो क्योंकि ये कीटो फॉर्म है, तो कीटो फॉर्म होने की वजह से ये टॉलेंस रिएक्शन नहीं देना चाहिए। क्योंकि टॉलेंस टेस्ट किसके लिए होती है? सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, तब आपको याद कराऊंगा मैं ये वापस से। टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होती है, कीटोन के लिए नहीं। तो अगर बच्चों से पूछा जाए बेटा ये टॉलेंस टेस्ट देगा, बच्चे बोलेंगे नहीं सर, क्यों देगा, इसमें तो कीटोन है। एक मिनट रुक जा, इसका इनोलाइजेशन करवा ले। एक मिनट, यहां से ये हाइड्रोजन यहां CHO, हाँ बराबर, CH डबल बॉन्ड CHO। देखो, तो क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर, इसलिए ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, पॉजिटिव टॉलेंस रिएक्शन देता है। तो जब हम कीटो पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, उस वक्त ये मत बोलना कि कीटोन को देख लिया टॉलेंस रिएक्शन नहीं देगा। अगर कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, तब ये टॉलेंस टेस्ट देता है। सिमिलरली फ्रुक्टोज गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस रिएक्शन। अभी यहां लिख देते हैं, फ्रुक्टोज वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। सिमिलरली फ्रुक्टोज गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। यहां टॉलेंस का स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ, सही स्पेलिंग ये है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर चलो, अब पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेने की शुरुआत करो, फिर कुछ बात करनी है आपसे। चलो बेटा, यहां से शुरू करो, स्टार्ट। सर हाँ बोलो। सर ये इनॉल फॉर्म में यहाँ जो 0.03% दिया है उसमें भी तो रेजोनेंस हो सकता है ना, डबल कहाँ बॉन्ड पर? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, हाँ तो उससे क्या होगा बेटा? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी तो यहाँ मैक्सिमम है। ये C डबल बॉन्ड COH के मुकाबले इसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है और चार्ज सेपरेशन भी है,
तो वो इनॉल फॉर्म में नहीं जाएगा, भले उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो। अगर Okay. एरोमेटिसिटी मिल रही होती तो अलग बात होती, क्योंकि एरोमेटिक आर मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू AERHI, क्योंकि ये लास्ट मतलब थर्ड पोजीशन पे है, तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितनी बॉन्ड एनर्जी रहती है। और ये याद रखना, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो। डन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। डन सर। चलो नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर वो पहले की स्लाइड करो। पहले नंबर की कि दूसरे नंबर की? ये वाली? नहीं हाँ ये सर, हाँ। इसमें वो तो ऊपर जो है डबल बॉन्ड O, तो सर वो OH नहीं बना पाएगा। कौन सा, ये नहीं वाला? वहाँ प्रोडक्ट पे। ये हाँ इसमें वो इनर फॉर्म बना है ना फर्स्ट बेटा, वाले में, अगर तो अगर ये सर यहाँ एम नहीं अगर यहाँ इनवॉल फॉर्म बनेगा तो यहाँ नहीं बनेगा, तो भी H बॉन्ड तो इसी तरह से बनता। मैंने कहा था एक बार, एक ही मोलेक्यूल में एक साथ दो बार टॉटमेरिज्म मत कर देना। ओके। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो एक ही मोलेक्यूल में एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ दो बार टॉटमेरिज्म नहीं करना है। टर्न बाय टर्न कर सकते हो, जैसे कि मैंने वहां किया था एक क्वेश्चन में, कि अगर इसका टॉटमेरिज्म करके ये स्ट्रक्चर बनाया और इसका टॉटमेरिज्म करके ये स्ट्रक्चर बनाया, तो उन दोनों में से स्टेबल कौन? तो उसमें आपने डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन का यूज करके स्ट्रक्चर बनाया था। यहां आप ये कह रहे होते कि सर दोनों का बना लो, एक साथ दोनों टॉटमेरिज्म मत कर लेना, है ना? यस सर। तो फिर इसमें वो तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, हाँ, मतलब अलग अलग, तो उसमें से स्टेबल कौन सा वाला होगा? दोनों सिमिलरली स्टेबल होंगे। अगर अगर आपने इसका इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर बना लिया बेटा, देख, अगर आपने OH यहां बनाया है और डबल बॉन्ड O यहां रखा है, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सारी चीजें तो सेम होंगी, देख लो। हाँ। ओके, यस। चलो नेक्स्ट। Done, sir. नेक्स्ट। 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 सर हाँ बोलो। सर इसमें आपने 14 कार्बन लिया है ना, हाँ वो 14 ही ले सकते हैं, मतलब कोई और नंबर ले? बेटा, कार्बन का और कोई आइसोटोप है ही नहीं, एक तो कार्बन 12 है और कार्बन 14 है, दो ही तो है। और ये सिर्फ इसीलिए मैंने लिया ताकि ये पोजीशन चेंज हुई वो पता चले, वरना अगर यहां मैंने कार्बन 14 नहीं लिया होता तो आप यहां से देखो और वहां से देखो, मोलिक्यूल तो सेम दिखता, कंफ्यूजन बढ़ जाता। इसलिए मैंने यहां कार्बन को लेबल कर दिया, यहां कार्बन को स्टार कर दिया। कैसे? उसका दूसरा आइसोटोप लेके, ताकि पता चले कि भाई इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये दो ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है ना। यस सर। तो कार्बन का हमने लिया है आइसोटोप, एक ही है वो, और वो है कार्बन 14। चलो डन। सर हाँ बोलो। सर ये इसके पहले जो वाला क्वेश्चन है ना, एक हाँ मिनट हाँ सर, इसमें वो जो कार्बन है ना वो ट्रायंगल में, हाँ वो एक ही प्लेन में है? हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है, वो नहीं, पूरा का पूरा? पूरा का पूरा, हाँ। ओके ठीक है। चलो, तो ये हो गया। ये नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा स्पेलिंग मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेना है ना। टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिलर टेस्ट भी बोलते हैं, बट ठीक है, अभी इतना बहुत है आपके लिए।
चलो डन। यस सर। बेटा आज के आज इस टॉपिक को पूरा फेयर बुक में लिख लो, पूरा एक बार रिवाइज कर लो कि अगर मोनोकार्बोनिल ग्रुप है, ओपन चेन है तो क्या होगा, मोनोकार्बोनिल ग्रुप है, साइक्लिक है तो क्या होगा, डाइकार्बोनिल ग्रुप है, एडजेसेंट पोजीशन पर है तो क्या होगा, डाइकार्बोनिल ग्रुप है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर है तो वो पूरा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाला केस। ठीक है, किसका इनोल कंटेंट कितना ज्यादा रहता है, एक ही कंपाउंड के 2 इनोलाइजेशन फॉर्म बना लिए तो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, एरोमेटिक हो रहा है तो सुपर, नॉन एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन करवा लिए। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की बात कर ली, पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आपको आइसोमेरिज्म की डीपीपी में मिलेंगे, तो वो एक बार देख लेना और ठीक से तैयार कर लेना। हाइड्रोकार्बन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन, उसकी एग्जाम है, मैंने बार बार कहा है, फिर से एक बार याद करा दूं आपको। तो उसके लिए एग्जाम के लिए रेडी हो सब? यस। हाँ, जीओसी का हो गया, अब हाइड्रोकार्बन का भी एग्जाम ले लेते हैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल। चलिए, और सर? कुछ? हाँ बोलो। सर वो हाइड्रोकार्बन की डीपीपी। अरे हाँ यार, भूल गया, देखो मिल जाएगी पक्का, मेरे बैग में नहीं है, घर पे ही है, पर क्या है घर जाने के बाद सब आज पक्का। वरना एक काम करो बेटा, क्या नाम है आपका, देवराज, यस सर। रात को 9 बजे मुझे मैसेज करके याद कराओ कि सर हाइड्रोकार्बन, 9 बजे से पहले अगर डीपीपी मिल गई, मुझे याद रह गया तो भेज दूंगा, अगर मैं फिर से भूल गया तो आप मुझे मैसेज करोगे रात को 9 बजे कि सर हाइड्रोकार्बन की डीपीपी, तो मैं वहीं से पीडीएफ लेके भेज देता हूँ, है ना। ओके। चलो बेटा, बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू। बाय बाय Bye, बाय sir. बाय।